बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास हर वक्त मुझसे कहती रहती कि मुझे जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मुझे लगता कि वो ये बात मुहावरतन कहती है, लेकिन एक दिन नन ने कहा कि भाभी, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ और अम्मा ने उसका मुंह देख लिया तो अम्मा सच में मर जाएंगी। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आई कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, पर मैं चुप कर गई। और फिर कुछ वक्त गुजरा और मैं उम्मीद से हो गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, नन परेशान फिरने लगी थी और रोज एक ही बात करती। मैं अब तंग आ गई थी। मैंने सोचा कि बच्चा होगा तो सबसे पहले सास को दिखाऊंगी ताकि नन की गलत फहमी तो दूर हो। और फिर ठीक 9 माह बाद बच्चा पैदा हुआ तो मैंने वो फौरन सास को दिखाया और मेरी चीख निकल गई जब उसी वक्त। मेरा नाम रूही है। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। हम 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन मेरी खाला की बहू है। खाला का बेटा जुनेद बहरीन में किसी कंपनी में काम करता है। इसके जाने से पहले मेरी बहन और जुनेद का निकाह कर दिया था। मेरी मंगनी मेरी पुप्पो के बेटे से हुई थी। मेरे वालिदैन ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हम बहनों को अच्छी तालीम दी और साथ ही हमारी ऐसी तरबियत की थी कि हमें अपने रिश्तों से बहुत मोहब्बत और कदर थी। सारे खानदान वाले हमारे वालिदैन से कहते कि बेटियां तो आपकी हैं। मेरे वालिदैन को हम पर फख्र था, इसलिए एक बेटी ननियाल में और दूसरी ददियाल में देकर रिश्तों को मजबूत कर लिया। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली होती है कि रिश्तेदारों के यहाँ अपनी औलाद के रिश्ते देखकर रिश्ते मजबूत होंगे। कहीं हमारी कोशिश नाकाम रहती है। रिश्तों को मजबूत करना हो तो ज़रूरी है कि दोनों तरफ से मुखलिस हों। दोगले और मतलबी लोग कभी किसी के नहीं होते। फरहीन पैदा हुई तो इसके वालिदैन को लगा कि उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई। फरहीन के 2 भाई थे। उसके वालिदैन की बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी हो। जब फरहीन पैदा हुई तो उसके वालिदैन ने बहुत खुशियां मनाई। सारे ख़ानदान की दावत की गई। सब फरहीन के मुक़द्दर पर रश करते। फरहीन बहुत खूबसूरत बच्ची थी। इसकी माँ उसे छुपा कर रखती कि किसी की नज़र न लग जाए। फरहीन के भाई उसे नन्ही गुड़िया को रोने न देते। दोनों भाई उसे गोद में लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते। फरहीन चलने लगी तो उसके वालिद कहते मेरी बेटी गिर न जाए, और इसी डर से उसे ज़मीन पर न उतारते। और किसे पता था कि जिसे मोहब्बत से ज़मीन पर कदम रखने नहीं देते, बड़ी होकर वो ज़मीन पर चलने फिरने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझेगी। इसकी नज़र ज़मीन पर रहने वाले तो इसके गुलाम हैं, जो कहेगी वही होगा। फरहीन दिन ब दिन ज़िद्दी बनती गई और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके बाप का था, जिसने उसे कहा कि जो मेरी बेटी कहेगी वही होगा और वही ठीक है। बाकी किसी की या किसी के कहे की कोई अहमियत नहीं है। फरहीन का रवैया अपने टीचर्स और क्लास फेलोज के साथ भी हट दर्मी का रहता। वो छोटी सी बात पर लड़ पड़ती और किताबें फाड़ देती, बाल नोचने तक जाती। एक बार उसने किसी को थप्पड़ मार दिया। इसके वालिद को बुलवाया गया तो कहने लगे कि ज़रूर इस बच्ची ने कुछ कहा होगा, मेरी बेटी का कसूर ही नहीं। फरहीन ने ये सोच लिया कि वो जो भी करेगी उसका बाप इतनी हिम्मत रखता है कि सबको संभाल ले। फरहीन के बड़े भाई का रिश्ता देख रहे थे। फरहीन की वालदा ने कहा कि वो अपनी भांजी से रिश्ता करना चाहती है, लेकिन फरहीन के वालिद ने दोस्त की बेटी से फरहीन के भाई की शादी करवा दी। फरहीन ने दिल खोल के अपने अरमान निकाले। बाप ने भी कहा कि एक ही बेटी है, जो कहती है वैसा ही करो। दुल्हन के लिए जो लहंगा वलीमे पर खरीदा गया फरहीन को पसंद आ गया। उसने कहा कि वलीमे पे वो वही लहंगा पहनेगी, भाभी को कुछ और दिला दें। फरहीन के भाई ने कहा कि लहंगा उसके सूट के साथ मैचिंग करके लिया गया है, वो फरहीन को कुछ और दिला देता है, लेकिन फरहीन ना मानी। फरहीन की माँ ने कहा कि दुल्हन के कपड़ों की तरह ही इससे भी महंगे और अच्छे कपड़े लेकर दिए गए और वो वही पहने। लेकिन वो भी फरहीन थी जिसकी जिद किसी के कहने से रजामंदी में नहीं बदलती थी। रात को वलीमा था। दुल्हन के साथ ही फरहीन भी पार्लर से तैयार हुई। फरहीन की भाभी बहुत खूबसूरत लड़की थी। सब लोग फरहीन की भाभी की तारीफें कर रहे थे। फरहीन ने देखा कि उसे कोई पूछ नहीं रहा था। फरहीन की भाभी खामोश खामोश सी थी। उसने फरहीन को देखा जो इतना भारी लहंगा पकड़े मुश्किल स्टेज की तरफ ही आ रही थी। फरहीन की भाभी की सहेली ने कहा कि इस लड़की को अक्ल नहीं, भाभी का लहंगा कौन सी नंद लेती है ऐसे। फरहीन की भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने जो पहना है ये भी कम खूबसूरत नहीं है। वो लड़की हंसने लगी और बोली, तुम जो भी पहन लो खूबसूरत हो जाता है। फरहीन ने अपनी भाभी और उसकी सहेली को हंसते देखा तो उसे लगा कि वो उस पर हंस रही हैं।
फरहीन से अपनी भाभी की हंसी बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसने खड़े खड़े ही प्लान बनाया और वहां से कमरे की तरफ चली गई। वलीमे की दावत रात गए खत्म हुई। सब मेहमान चले गए और जो दूर से आए थे उन्हें रोक लिया गया। दुल्हन को कमरे में पहुंचाया गया। वो इंतजार करती रही लेकिन उसका शौहर नहीं आया। वो फिक्रमंदी से कमरे से निकली लेकिन उसे नामुनासिब लगा, ऐसे किसी से कैसे पूछे। उसी वक्त ही उसकी नज़र सामने लाउंज में खड़े अपने शौहर पर पड़ी जो फोन पर बात कर रहा था। उसने अपनी बीवी को खड़े देखा तो उसकी तरफ आया और कहने लगा, फरहीन की तबीयत ठीक नहीं, तुम सो जाओ, हम सब उसके पास हैं। फरहीन की भाभी ताहिरा ने देखा कि उस घर के हर फर्द के लिए फरहीन से ज्यादा किसी की अहमियत नहीं है। सुबह ताहिरा की आंख खुली तो 9 बज रहे थे लेकिन उसे किसी ने नाश्ता नहीं पूछा था। उसका शौहर भी कमरे में नहीं था। ताहिरा ने सोचा कि कहीं वाकई फरहीन की तबीयत ज्यादा खराब ना हो। वो फरहीन का हाल पूछने उसके कमरे में गई लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ताहिरा खुद को कोसने लगी कि उसे रात ही फरहीन की तबीयत पूछने आना चाहिए था। इसी वक्त उसे अपनी सास आती दिखाई दी। ताहिरा को फरहीन के कमरे में देखा तो तंजिया हंसी से उसे देखा और बोली कि शुक्र है तुम्हें भी ख्याल तो आया फरहीन का। ताहिरा शर्मिंदा हुई। इसकी सास ने कहा कि फरहीन रात से हस्पताल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मेरी बच्ची बहुत मासूम और दिल की थोड़ी है, अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हारे आने से उसे लगा कि उसका भाई उससे पूछेगा नहीं क्योंकि ज़माने के अंदर ही ऐसे हैं। हर घर में जब भाभी आती है तो पहले नंद को ही दूध से बाल की तरह निकाल कर बाहर करती है। ताहिरा ने कहा कि मेरी 3 भाभियां हैं, मैं भी इकलौती नंद हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा कभी नहीं सोचा और मेरे भाइयों ने अपनी बीवियों के आने के बाद मेरी अहमियत कम नहीं की। हर इंसान की अपनी जगह होती है। ना तो बीवी के आने के बाद बहन के साथ जुल्म करना चाहिए और ना ही बहन की वजह से बीवी के फ़राइज़ में कोताही करनी चाहिए। फरहीन बिला वजह ही वहम पाल रही है। मेरा शौहर बाद में है, उसका भाई पहले है। मैं उसे उसके भाई से दूर करने नहीं आई हूँ। मैं तो अपना घर बसाने आई हूँ और घर रिश्तों को जोड़ के बनते हैं, तोड़ के नहीं। ताहिरा कमरे में आ गई। उसने सोचा कि अजीब लोग हैं, 2 दिन की दुल्हन को साइड पे करके उसे बता रहे हैं तुम औकात में रहना। अगर ऐसा ही खतरा था तो शादी क्यों की। ताहिरा अब रो रही थी, उसकी भूख उठ चुकी थी। फरहीन का रवैया ताहिरा के साथ बहुत अजीब था। वो इसके कमरे में बगैर इजाज़त आती। वो इस वक्त ज़्यादा आती जब उसका भाई कमरे में होता और देर तक भाई से बातें करती रहती। कभी कहती लूडो खेले मेरे साथ और फिर ताहिरा का शौहर भी भूल जाता कि कमरे में एक अदद उसकी बीवी है जो उसे कुछ बता रही थी। फरहीन और उसका भाई अवैस ताहिरा की समझ से बाहर थे। उसे अपने शौहर भी फरहीन की तरह साइको लगता था लेकिन वो मजबूर थी। अब ये रूटीन बन चुकी थी। अवैस फरहीन के साथ देर तक बातें करता रहता। कभी कोई गेम खेलते, रात गए तक फरहीन उनके कमरे में रहती और कभी कभार उनके कमरे में ही सो जाती। ताहिरा को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि फरहीन बच्ची नहीं है जो इन बातों को इस तरह बच्चों की तरह ले रही है। एक दिन ताहिरा ने अपने शौहर से कहा कि कुछ वक्त मुझे भी दे, मैं सारा दिन इंतज़ार करती रह जाती हूँ और तुम आते ही फरहीन के साथ ऐसे मसरूफ़ होते हो, मुझे भूल जाते हो। अवैस ने कहा कि वो छोटी बहन है, इकलौती बहन है जो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है और फिर वो हसास भी बहुत है। तुम्हारे आने से पहले भी मैं उसका ऐसे ही ख्याल रखता था। अब अगर उसको वक्त नहीं दूंगा तो उसे लगेगा कि भाई बदल गया और मैं यही ताना नहीं सुनना चाहता। तुम कोशिश करो खुद को एडजस्ट करने की, बल्कि तुम इसके साथ दोस्ती करो, उसे वक्त दो, देखना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। ये क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो। ताहिरा ने अपने शौहर की आदत के साथ समझौता कर लिया। उसने उसका इंतज़ार भी छोड़ दिया। वो फरहीन से दोस्ती करना चाहती थी। उसके पास जाती तो फरहीन के माथे के बल देख के वापस आ जाती। फरहीन अपने भाई के सामने भाभी पर सदके वारी जाती और जब वो ना होता तो ताक ताक के इस पर जुमले कसती। कभी कहती कि तुम इतनी कम उम्र हो जो तुम्हारे घर वालों ने शादी क्यों की। कभी कहती कि तुम इतनी गोरी क्यों हो, ज्यादा गोरा रंग अच्छा नहीं होता। कभी कहती तुम बहुत ज्यादा पतली हो, मेरे भाई ने इतनी खूबसूरत शॉपिंग की थी लेकिन वो कपड़े तो तुम पर जचते नहीं। कभी उसे लगता कि ताहिरा का कद बहुत छोटा है, महंगे कपड़े काटने पड़ेंगे तो खराब हो जाएंगे। फरहीन सब अच्छे अच्छे कपड़े ताहिरा को बातें सुनाकर उसकी अलमारी से ले जा चुकी थी। वैसे भी वो ताहिरा को कुछ नहीं समझती थी। उसके कमरे में आती और जो चीज़ चाहिए होती ले जाती। ताहिरा अपने मैके गई कुछ दिन रहने।
उसने अपनी माँ से सब जिक्र किया और कहा, मैं भी नंद हूँ, 3 भाभियाँ हैं, लेकिन कभी उनके कमरे में बगैर इजाज़त नहीं गई। उनकी चीज़ों को कभी उनसे पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन फरहीन ने इन 4 माह में ताहिरा को जलील करके रख दिया था। जब ताहिरा गहरी नींद में होती तो जानबूझ के दरवाज़ा ऐसे बंद करती कि ताहिरा की आंख खुल जाए। ताहिरा की माँ एक समझदार खातून थी। वो इन माँओं में से नहीं थी जो अपनी औलाद को कहने की बजाय दूसरों की बुराइयां करें। उसने ताहिरा से कहा कि तुम फरहीन को समझने की कोशिश करो, उनकी लाडली बेटी है, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझ लो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताहिरा घर आ गई। इस दिन फरहीन कॉलेज से वापस आई तो परेशान थी। ताहिरा ने देखा कि वो खामोश बैठी है। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वो फरहीन के पास आ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली कि आज तुम खामोश हो, परेशान लग रही हो, क्या बात है? फरहीन ने ताहिरा को देखा और बोली, निकली ना वही स्टार प्लस के ड्रामों में दिखाई जाने वाली भाभी, जिसे हर वक्त जासूसी की आदत होती है। मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए परेशान हूँ। और मैंने क्यों परेशान होना है? इसकी भाभी ने कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे शाम को पढ़ा सकती है। फरहीन हंसने लगी और कहा कि फरहीन ने कभी ट्यूशन नहीं ली, फरहीन को ज़रूरत नहीं। ताहिरा ने मुस्कुराते हुए फरहीन को देखा और बोली कि इसका मतलब है फरहीन बहुत ज़हीन है। फरहीन ने फर्जी कॉलर झाड़ा और उठ गई। ताहिरा ने उस दिन सोचा कि फरहीन बहुत ज़्यादा खुशफहम और मगरूर है। उसने दुआ की कि ऐसा न हो कि इसकी कीमत चुकानी पड़े। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं जो खुद की अकल को अक्ले कुल समझते हैं। ताहिरा का भाई उससे मिलने घर आया। ताहिरा बहुत खुश थी। शादी के बाद ये पहली बार था कि उसका छोटा भाई उससे मिलने आया था। ताहिरा ने खाने का इंतज़ाम किया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। बहनें ऐसे ही तो खुश हो जाती हैं जब उनके भाई उनके ससुराल आते हैं। ताहिरा ने महसूस किया कि फरहीन 2 बार वहाँ से गुजरी, लेकिन उसने उसके भाई को सलाम तक करना गवारा न किया। हसाम ताहिरा का बहुत प्यारा भाई था। ताहिरा से छोटा था, इस्लामाबाद में पढ़ता था। बहुत दिनों बाद मुलाकात होती थी, इसलिए जब मिलते तो गिले शिकवे करते। अब भी वो बहन से कह रहा था कि तुम एक बीवी क्या बनी, तुमने तो भाई को ही भुला दिया, न कॉल न मैसेज, सारा दिन कहीं ये लोग तुमसे सारे घर के काम तो नहीं करवाते। इसी वक्त फरहीन आ गई और बोली कि काम ये कर सकती हैं, इसकी सेहत देखें, लगता है तुम्हारे घर में इन्हें खाना नहीं मिलता था, जब से यहाँ है कुछ बेहतर हुई है हालत। हसाम ने नागवारी से इस बदतमीज लड़की को देखा और बोला कि मेरी बहन की तो चलो डाइटिंग के चक्कर में ये हालत थी, लेकिन तुम किस वजह से अकल से कमजोर हो? फरहीन ने गुस्से से हसाम को देखा और पैर पटकती वहां से चली गई। हसाम हंसने लगा और बोला कि तुमने बताया नहीं कि यहाँ एक अदद पागल भी है, मैं आते हुए हेलमेट ले आता। ताहिरा ने हंसते हुए कहा। भाई को देखा और कहने लगी कि सबके लाड ने बिगाड़ दिया है, वैसे दिल की बुरी नहीं। हसाम ने कहा कि दिल का अच्छा होना ना होना बात की बात है, इंसान की जुबान तो अच्छी हो, दिल से वास्ता तो बाद में पड़ता है। हसाम चला गया था। ताहिरा को फरहीन का रवैया अच्छा नहीं लगा था। उसने शौहर से कहा तो कहने लगा कि तुम्हारे भाई को भी ख्याल करना चाहिए था, किसी के घर में जाकर उनके घर की खवातीन से ऐसे कौन बात करता है। ताहिरा ने हैरानी से शौहर को देखा और कहा कि बात तो यह है कि ये घर मेरा है, तो मेरा भाई मेरे घर आया था, किसी के नहीं। और रही बात घर की औरतों की, तो उनको भी तमीज़ चाहिए, घर आए मेहमान से कैसे बात करते हैं। अपनी बहन को भी कुछ समझा लिया करें, अगले घर भी जाना है, वहाँ भी साथ जाएंगे, बातें करेंगे उसके ससुराल वाले, तब पूछूंगी कि भाई बहनों के घर जाएं तो उनकी औरतों को कैसे सलूक करना चाहिए। अवैस चुप हो गया, लेकिन उसने फरहीन से कुछ नहीं कहा था। एक दिन फरहीन की सहेली की सालगिरह थी। इसके बाबा ने कहा कि अपने साथ ताहिरा को भी ले जाओ, जब से आई है घर की होके रह गई है। और अवैस से भी कहा कि बच्ची को इस्लामाबाद ले जाओ, बच्ची घूम फिर लेगी। ताहिरा ने सोचा कि चलो 4-5 माह बाद ही सही, किसी को तो ख्याल आया। ताहिरा फरहीन के साथ आ तो गई थी, लेकिन फरहीन अपनी दोस्तों में ऐसी मगन हुई कि अपनी भाभी को भूल ही गई, उसे भी साथ लाई है। ताहिरा ने वापसी पर गिला करने का सोचा, लेकिन फिर कुछ सोचकर हमेशा की तरह चुप हो गई। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि कुछ देर लगेगी। उसी वक्त ताहिरा का भाई हसाम वहां से बाइक पर गुजर रहा था। वो ताहिरा और फरहीन को देखकर उनकी तरफ ही आ गया। फरहीन ने हसाम को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। ताहिरा ने नोट किया, लेकिन खामोशी रही। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हसाम ने ताहिरा को इग्नोर किया। उसने सलाम तक नहीं किया था और यही बात फरहीन को बहुत अजीब लगी थी कि कोई फरहीन को कैसे इग्नोर कर सकता है।
कुछ देर बाद ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी ठीक हो गई है। वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ गए तो हस्साम भी अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। तो फरहीन की आवाज आई कि बंदे के पास गरूर के लिए कुछ होना जरूरी है। तुम्हारे पास क्या है जिस पर तुम अकड़ते फिरते हो? हस्साम ने फरहीन को देखा और बोला, मेरे पास इंसानियत है, अकल है जो तुम्हारे पास नहीं है। फरहीन ने गुस्से से हस्साम को देखा। ताहिरा को फरहीन के रवैये ने बहुत तकलीफ दी थी। उसने घर जाके फरहीन को बहुत सुनाई। फरहीन की माँ ने ताहिरा को डांटना शुरू कर दिया कि फरहीन तो बच्ची है, तुम आ गई अपनी औकात पे। ताहिरा को बहुत दुख हुआ था। वो जब से आई थी माँ बेटी का यही रवैया था। उसने अपने ससुर से बात की। उन्हें कहा कि वो अपनी बेटी से पूछें कि मेरा कसूर क्या है। फरहीन के बाप ने जो कहा उसे सुनकर ताहिरा हैरान रह गई। फरहीन का बाप चाहता था कि फरहीन का रिश्ता ताहिरा के भाई हस्साम से हो जाए। ताहिरा के मना करने पर फरहीन के वालिद ने इस बात को अना का मसला बनाया और ताहिरा से कहा कि सारी गलती ताहिरा की है, वो क्यों फरहीन से उलझती है। ताहिरा कमरे में आ गई और रोती रही। उस घर में कोई नहीं था जो उसे समझता और फरहीन से कहता कि फरहीन गलत है और अब फरहीन का रिश्ता हस्साम से करके वो अपने भाई की जिंदगी अजाब नहीं बना सकती थी। ताहिरा की सास हर वक्त उससे कहती रहती कि मुझे जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मुझे लगता कि वो ये बात महावरतन कहती है, लेकिन एक दिन फरहीन ने कहा कि भाभी, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ और अम्मा ने उसका मुंह देख लिया तो अम्मा सच में मर जाएंगी। मुझे उस बात पर बहुत हंसी आई कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, पर मैं चुप कर गई। और फिर कुछ वक्त गुजरा और मैं उम्मीद से हो गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे फरहीन परेशान फिरने लगी और हर रोज एक ही बात करती। मैं अब तंग आ गई थी। मैंने सोचा कि बच्चा होगा तो सबसे पहले सास को दिखाऊंगी ताकि फरहीन की गलत फहमी तो दूर हो। और फिर ठीक 9 माह बाद बच्चा पैदा हुआ तो मैंने फौरन सास को दिखाया और मेरी चीख निकल गई जब उसी वक्त मेरी सास जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। सब घर वाले दौड़ आए। फरहीन मुझे ही कह रही थी कि तुम चाहती यही थी, तुम हो ही दुश्मन मेरी माँ की। मैं तुम्हें कहती रही कि मेरी माँ को बच्चा मत दिखाना, लेकिन तुमने दिखाया ताकि मेरी माँ मर जाए। अब अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हें मैंने बताया था, लेकिन तुमने इस बात को जानबूझ के किया। मेरी माँ को एक पीर ने बताया था कि जब तुम पोता देखोगी तो मर जाओगी, इसलिए तुम्हारी बहू को बांझ रहना होगा। लेकिन मैं चाहती थी पोता देख लूं, बाद में भले मर ही जाऊं। ताहिरा हैरान रह गई। पीर का कहा उनके लिए इतना अहम और पत्थर पर लकीर है। ताहिरा ने अपना बच्चा लिया और मैके आ गई। ताहिरा को मैके में 6 माह हो गए थे। अवैस जाता और उसे कहता कि मेरी माँ को वहम हो चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। पहले ही मौत के मुंह से वापस आई। इन्हीं दिनों फरहीन के मामू ने इसरार किया कि अब उनकी बेटी की शादी जल्दी करनी है। घर में शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन घर की बड़ी बहू और पोता ही घर पर नहीं थे। दोनों माँ बेटियां मुतमईन थीं और शादी की तैयारियों में मसरूफ थीं। अवैस ने कहा कि वो अपनी बीवी बच्चे को लाना चाहता है, लेकिन फरहीन और उसकी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि माँ की तो फिक्र ही नहीं, इस मनहूस बच्चे और बीवी की फिक्र है। अवैस खामोश हो गया। शादी हो गई और मैं रूही बहू बनकर इस घर में आ गई। मैं ताहिरा की बेस्ट फ्रेंड रूही, जिसे वो हर बात शेयर करती थी। मैं इस वक्त उससे दूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ आते ही मैंने इन माँ बेटियों को सुधारने का बंदोबस्त करना था। फरहीन मेरी कज़न और उसकी माँ मेरी पुप्पो हैं। मेरा शोहर अवैस की तरह बुज़दिल नहीं है। उसे पता है कि किस रिश्ते को कहाँ रखना है। वो भी इस सियासत से तंग आ चुका था। मैंने सोच लिया था मुझे ताहिरा को वापस लाना है। मैं ताहिरा की तरह सीधी नहीं थी। मेरे साथ जब फरहीन ने वही कुछ करना शुरू किया जो अपनी बड़ी भाभी के साथ करती थी, तो मैंने कहा कि कब तक हमारे सरों पर नागन बन के मुंडलाती रहोगी। शादी करो और जान छोड़ो हमारी, और ये सियासत का शौक अपने ससुराल पूरा करो। अल्लाह करे तुम्हें भी कोई फरहीन मिल जाए, तुम्हें दिन में तारे दिखा दे। और साथ ही मैं कह देती कि मैं मजाक कर रही थी। फरहीन तिल मिला कर रह गई, लेकिन उसे पता था कि रूही से कुछ कहना महंगा पड़ेगा। रूही ताहिरा नहीं है। मैंने माँ बेटी को शीशे में उतार लिया। अब दोनों मुझ पे भरोसा करती थी। मुझे जल्दी इस बात की तह तक पहुंचना था कि आखिर ये लोग ताहिरा को घर क्यों नहीं आने देते, और आमिल के कहने पर यह कैसे हो सकता है कि अगर वो मासूम बच्चा यहाँ आया तो ये मर जाएगी। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। एक दिन मेरी पुप्पो ने बताया कि उन्हें शुरू से ताहिरा पसंद ही नहीं थी। वो अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये बात छेड़ी कि ताहिरा और उसका बच्चा है ही मनहूस।
मैं बच्चा देखती हूँ और मैं बेहोश हो जाती हूँ और नाटक करती हूँ कि मैं मर रही हूँ, जबकि ताहिरा से कहा कि मुझे बच्चा अजीज है। लेकिन अवैस डर गया और अपनी बीवी बच्चे को छोड़ आया। बहुत जल्द ही मेरी भांजी इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। बड़ी होशियार बनती है। मेरी बेटी का अपने भाई से रिश्ता भी नहीं होने दिया। खुद को सारा खानदान पता नहीं क्या समझता है। कमरे में फरहीन, उसकी माँ और उसके वालिद अवैस और मेरा शौहर भी मौजूद थे। मोबाइल पर रिकॉर्ड मेरी सास की सुनहरी अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे। उनके लहजे से ताहिरा और उसके बच्चे की नफरत झलक रही थी। अवैस और उसके वालिद ने नफरत से माँ बेटी को देखा और कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग ये करोगे। मेरे ससुर ने मेरी सास को थप्पड़ मारा और फरहीन को भी थप्पड़ मारा और कहा कि ये थप्पड़ तुम्हें पहली गलती पर मारता तो ये दिन न आता। अब तुम लोग जाओगी, ताहिरा से माफ़ी मांगो और उसे वापस लेके आओ। अगर वो ना आए तो तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। मेरी सास रो रही थी और माफ़ी मांगी। मैंने ताहिरा को कॉल करके सब बताया। वो बहुत खुश थी। कभी कभी जैसा सामने वाला हो वैसा बन के ही काम ठीक होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।